आज इनको 108 मिल रहा है। जी। जो मनमोहन सिंह के जमाने में जो उनको पूरे 10 साल मिला, लेकिन उन्होंने 55 रुपए में हमको डीजल दिया था। जून तक शायद कंपनियों को अगर ये घाटा वो सभी लेती तो कोई ऐसी आफत नहीं आ रही थी। महंगाई का जो मार है वो अभी दिखा नहीं है, ये बस दिखा है, लेकिन अभी बस ये शुरुआत है। 15-15 रुपए तक बढ़ाएंगे अगर युद्ध की यही हालत रही। 10 रुपए के लगभग और बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, 8-10 रुपए जरूर बढ़ना चाहिए। अभी तत्काल जो कंपनियां यहाँ से पेट्रोलियम रिफाइन करके बाहर एक्सपोर्ट कर रही हैं, उसको इनको तुरंत बैन करना चाहिए। की आदत डाल दी 110 रुपए 115 रुपए के डीजल की, तो फिर इनको नीचे नहीं आना है, ये जान लीजिए। ये इनका स्टाइल है। अभी जो आपने सुना कि साहब हाहाकार मच रहा है, इतनी कमी नहीं हुई अभी पेट्रोल की इस देश में। एफडीआई आ नहीं रहा है और एफआईआई भाग गया है, और भाग रहा है रोज घोड़े की तरह। तो जब 1,000 करोड़ का डेली नुकसान हो रहा है तो 19,000 करोड़ का प्रॉफिट किससे हो गया है? रिजल्ट है भगदड़ मची हुई है अर्थव्यवस्था में, रुपया भागता चला जा रहा है। ये मुनाफाखोरी है, ये जमाखोरी है। तो 100 का बैरियर टूट चुका है, ये सिर्फ एक नंबर है। अब इस शतक मार दिया गया है जब दुनिया जो है 90s में आया। तो रिकॉर्ड बन रहे हैं उस्ताद के जमाने में। ये 3 महीना तक रोक कौन से शास्त्र से रखा गया? ये राजनीति शास्त्र से रखा गया या अर्थशास्त्र से रखा गया? पुराने मजदूर जो हैं वो नौकरी से निकाले जाएंगे, नए लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, एक्सपेंशन नहीं होगा। तो इससे पता लग रहा है कि नौजवानों में जो नए बच्चे हैं उनमें खुशी नहीं है, वो बहुत निराश है, गुस्से में है। जो थोक महंगाई आप देख रहे हैं वो भी कम से कम 50-60% जंप उसमें आना चाहिए। ये सब जुमलेबाजी चलेगी। असल चीज ये है कि बहुत कठिनाइयां बढ़ रही। अब तो घटने का टाइम आ रहा है और हमारे यहाँ बढ़ने का टाइम शुरू हुआ कि हमारा जीडीपी 1 से 1.5% कम होगा। नहीं, आप पिछला याद करिए कि जब मनमोहन सिंह जी के जमाने में 55 रुपए डीजल था, जो डीजल उसके बाद 87 रुपए में पूरे देश ने 12 साल से खरीदा। जी सर। तो ये 55 से 87 के बीच जब हुआ था तो भी इन्होंने ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ाए थे, और जिससे लोग एकदम से न जाने कि 30-32 रुपए बढ़ा दिए थे। और एक्चुअली इन्होंने 32 रुपए बढ़ाए और 38 लाख करोड़ रुपए इससे कमाए। पेट्रोल के भी बढ़ाए, पेट्रोल के कम बढ़े क्योंकि पेट्रोल के पहले भी ज्यादा थे, लेकिन फिर भी 20-22 रुपए उसमें भी बढ़े थे, और इसमें 30-32 रुपए बढ़े थे। ऐसे ही ये अब कर रहे हैं। अब तो इनके पास बहाना है, तब इन्होंने दूसरा बहाना बनाया था। कहा था कि साहब मनमोहन सिंह सरकार जो है बॉन्ड छोड़ गई है हमारी सरकार को अदा करने के लिए। वो बॉन्ड जो है वो एक कोई आते ही सरकार को अदा नहीं करने होते, उनकी एक उम्र होती है, कोई कम मैच्योर होता है, कोई कम मैच्योर होता है। और ये जो भी सरकारें होती हैं वो अपने समय में लोगों को सुविधा देने के लिए चीजों को लिंगर करती हैं, तो लिंगर करके गई थी, लेकिन वो कुल 1.25 लाख करोड़ के थे। और इन्होंने 38 लाख करोड़ रुपए उसके नाम पे वो हमसे आपसे वसूल लिए थे जी। और उसका फायदा अंबानी जी को बहुत मिला, हमारी कंपनियों को मिला, सरकार को मिला, जनता को नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ कि इनके जमाने में क्रूड सस्ता था। इनको तो एवरेज जो है 58 से 65 के बीच मिला डॉलर में। मनमोहन सिंह को 108 डॉलर के आसपास एवरेज मिला था 10 साल में। तो ये जो फर्क था, आज इनको 108 मिल रहा है। जो मनमोहन सिंह के जमाने में जो उनको पूरे 10 साल मिला, लेकिन उन्होंने 55 रुपए में हमको डीजल दिया था। ये 10-15 रुपए तक बढ़ाएंगे अगर युद्ध की यही हालत रही, और इसको बढ़ा के और उसके बाद फिर नहीं नीचे आएंगे। फिर अगर इन्होंने आपकी आदत डाल दी 110 रुपए 115 रुपए के डीजल की, तो फिर इनको नीचे नहीं आना है, ये जान लीजिए। ये इनका स्टाइल है। ये तो आप इनके बारे में क्लियर रहें कि ये इसी तरह से अपनी चलाते हैं। देखिए इनके यहाँ एक और परंपरा है कि जैसे ही आपने महापुरुष के बारे में या उनके किसी फैसले के बारे में उंगली उठाई, तो तुरंत आपको उंगली तोड़ने वाले आ जाते हैं। इनको बता रहे हैं कि ये पद चाह रहे थे, इनको पद नहीं मिला इसलिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन इनकी बात छोड़िए, इनके कहने न कहने से क्या होगा, हमें आपको तो अपने जीवन से देखना होगा। क्या हमारी जो आय थी आज से 10 साल 12 साल पहले, इनके आने से के पहले, उसको डॉलर में कन्वर्ट करिए। अगर आपको 100 रुपए मिलते थे तो 100 रुपए उस समय डॉलर में कितने थे, कन्वर्ट कर लीजिए। आज आपको क्या मिल रहा है उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लीजिए। अपने आप आपकी समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ खड़े। तो ये हम लोगों को इन्होंने जहां पहुंचा दिया है, वो दुनिया से ये तो कुछ बताते नहीं है, सब चीजों को छुपाते हैं।
बाहर से ऑक्सफैम अध्ययन करता है, वो थॉमस पिकेटी का ग्रुप है, वो अध्ययन करता है, तो वो बताता है कि इस देश के 70% से ज्यादा लोगों की इनकम तो घट गई है पिछले 12 साल। इनकी नीतियों से देश की ज्यादातर जनता जो है प्रभावित हो रही है, गरीब हो रही है। ये नारा दे रहे हैं कि हमने गरीबी से 25 करोड़ लोगों को ऊपर कर दिया, कभी डाटा नहीं देते, कभी बताते नहीं है कहाँ कर दिया भाई, किस मोहल्ले में कर दिया, किस राज्य में कर दिया, किस देश में कर दिया, कहाँ किया। तो डिटेल देंगे नहीं, नारे दे देंगे और नंबर दे देंगे, अब ढूंढते रहिए। तो ये इनकी कलाकारी है। लेकिन आप अपनी जेब खुद देखिए, अगर आपको पेंशन मिल रही हो, अगर आपको तनख्वाह मिल रही हो, अगर आप व्यापार में कमा रहे हो, तो जो आपने ITR फाइल किया हो उसको मिला लीजिए, और उसको 2014 मई में डॉलर जिस भाव था, डॉलर के अगेंस्ट जो रुपया जहां था, उसको कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपको 15,000 रुपए मिलते थे तब, तो 15,000 रुपए को डॉलर से आप भाग दे दीजिए। उस समय डॉलर जो है आपका 60 से लेके 62, यानी वो 59 से 62 के बीच था, कहीं का जोड़ लीजिए, 62 जोड़ लीजिए, उससे भाग दे दीजिए जितने डॉलर आते हैं। अब जो आपके पास इनकम है उसको आप, सरकारी रेट 97 हो गया, उससे भाग दे लीजिए और देख लीजिए कि कितना है। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल सही बात। वरना नंबर से पता नहीं चलेगा। इनके समर्थक कहें न कहें, FDI आ नहीं रहा है और FII भाग गया है, और भाग रहा है रोज घोड़े की तरह से। उसको रोकने के लिए हमें रिजर्व बैंक से डॉलर निकाल के मार्केट में रोज डालने पड़ रहे हैं। तो इनके कहने से क्या होगा? ये कहें कि हम अश्वमेध यज्ञ जीत गए हैं, हमारे पास चेतक घोड़ा है, ये इनके कहने से क्या होगा? लोग देख रहे हैं ना, रिजल्ट क्या है। रिजल्ट है भगदड़ मची हुई है अर्थव्यवस्था में, रुपया भागता चला जा रहा है। अब तो इनके समर्थकों ने ये कहना, ये माहौल बना दिया है सबके कि 100 रुपया अगर 100 चला जाता है तो इससे मत घबराइए मत। कल एक कार्यक्रम में हमें एक अर्थशास्त्री ने बताया कि साहब 100 चला नहीं जाता, 100 चला गया है। अभी वो वियतनाम गए थे इस हफ्ते, तो उन्होंने कहा कि हमने जब डॉलर वहां खरीदा तो 103 रुपए का $1 मिला उनको। तो 100 का बैरियर टूट चुका है, ये सिर्फ एक नंबर है अब जी। 100 पार हो चुका है, तो रिकॉर्ड बन रहे हैं उस्ताद के जमाने में। अब धीरे धीरे लोगों की जब कठिनाइयां बहुत बढ़ रही हैं, नजर आ रहा है। जैसे अब ये 16 साल से 30 साल के जो बच्चे हैं, इनको जब हम देख रहे हैं वो काकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं करोड़ों की नंबर में 2 करोड़ 10 लाख ने ज्वाइन कर लिया था, तब उनका अकाउंट सील किया है सरकार ने। तो इससे पता लग रहा है कि नौजवानों में जो नए बच्चे हैं उनमें खुशी नहीं, वो बहुत निराश है, गुस्से में है। नीट वगैरह के फैसलों ने उनके भ्रम को तोड़ दिया है, और उन्हें सांप्रदायिक आधार पर बहुत देर तक गोलबंद किए हुए सफलताएं, जो राजनीतिक सफलताएं बीजेपी को मिली हैं, ये स्थायी नहीं है। इनके विरुद्ध एक वातावरण अपने मन में बच्चों के तैयार हो रहा है। यही सब होता है, यही सब आज के दौर के कुतर्क यही है। जो सरकार समर्थक कुतर्क होते हैं वो यही होते हैं। नंबर नहीं है भैया, जेब खाली हो रही है। वहां नंबर बढ़ेगा तो जो भारतीय इकोनॉमी है उसका नंबर घटेगा। तो ये नंबर मत बताइए, नंबर तो है ही है, नंबर तो हर नंबर एक नंबर ही है। लेकिन ये एक्चुअली इसलिए कह रहे हैं कि हमारे खजाने से डॉलर उड़ रहा है। 350 अरब का तो हमारे पास सोना हो गया है, जो हमारे पास 700 अरब का करीब हमारे पास वो है, मतलब स्टॉक है फॉरेक्स का, उसमें 350 करोड़ का करीब सोना है। तो प्रैक्टिस में हमारे पास 450 के करीब करोड़ हमारे पास है, ये लिक्विडिटी के फॉर्म में। तो अगर इस तरह से पैसा उड़ता रहा है इसमें मार्केट रोकने के लिए, तो ये बहुत तेज डिप्लीट होगा। ऑलरेडी डिप्लीट हो चुका है, करीब 32-35 बिलियन, 32-35 अरब डिप्लीट हो चुका है। तो ये उससे डर रहे हैं अर्थशास्त्री। वो सरकार समर्थक अर्थशास्त्री हैं, इस सरकार के सलाहकार रहे हैं, इस सरकार के आइडियोलॉग भी हैं। हालांकि अमेरिका में लोग उन पर दूसरी तरह से टिप्पणी करते हैं, लेकिन मैं उस बात को नहीं कहूंगा। तो वो जो भी है सो है, तो वो क्या कहेंगे। और देखिए, अगर सरकारी आंकड़ों से देखेंगे तो कभी दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब उन आंकड़ों से देखेंगे जैसे आपने बताया, दूध कहाँ है, ओट कहाँ है, सब्जी कहाँ है, फल कहाँ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो नमकीन वगैरह आप खरीदते हैं उनका क्या हाल है, उनमें कितने ग्राम कम हो रहे हैं। 2 तरीके होते हैं महंगाई को एब्जॉर्ब करने के। क्या करते हैं कि मटेरियल का वेट कम कर देते हैं। मान लो आपको 100 ग्राम दे रहे होंगे तो 88 ग्राम देने लगेंगे, दाम उतना ही दिखेगा, लेकिन एक्चुअली 12% की चपत आपको लग गई। इस तरह की चालाकियां
एफएमसीजी वगैरह करके महंगाई के झटके को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो बेतहाशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस है वो सस्ता कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं। वो तो उसमें बढ़ना ही बढ़ना है, सिर्फ किसान के ऊपर रहता है। लेकिन फिर भी खाद्यान्न भी काफी महंगे हो रहे हैं इधर, लगातार उसमें बढ़ रहे, चूंकि अब ये जो दिक्कत आई है ये तो हमारे खाद्यान्नों के स्टॉक्स पर भी असर कर रही है, और ये दिक्कत स्थायी रहने वाली है। ये मतलब अभी जल्दी इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इस बार हमारी जो जुलाई के बाद की फसलें हैं उसमें हमें खाद की दिक्कत होने वाली है। और अभी से हमारे कृषि मंत्री वगैरह कहने लगे हैं कि आप जो है ऑर्गेनिक पे जाइए। ऑर्गेनिक रातों रात कोई ऑर्गेनिक पे जाता है क्या? ऐसे सरल होता है? ऑर्गेनिक के लिए जो खाद और दूसरी व्यवस्थाएं चाहिए, कीटनाशक वगैरह, वो कहाँ इंतजाम है जो ऑर्गेनिक पे चले जाएंगे? मुंह से बोलने से होता है? अभियान चलते हैं, दशकों लगते हैं, तब इस तरह से चेंज होते हैं। वो फेल भी होते हैं। लंका ऑर्गेनिक पे गया था, बर्बाद हो गया। तो ये कोई ऐसे सरल बात नहीं है कि कह दिया आपने और हो गया। तो ये सब जुमलेबाजी चलेगी। असल चीज ये है कि बहुत कठिनाइयां बढ़ रही। महंगाई का जो मार है वो अभी दिखा नहीं है, ये बस दिखा है, लेकिन अभी बस ये शुरुआत है। ये शुरुआत है कि अब सोच लीजिए कि 8 8 रुपया, 8.5 रुपया बढ़ गया पेट्रोल डीजल का दाम। और तो अभी तो ये जब इसका असर होगा तब पता चलेगा कि वाकई में किन किन चीजों के कौन चीज बचता है जो महंगा नहीं हो, है ना। कौन सी चीज बचती है ये देखने लायक होगा जो महंगा नहीं होगा, है कि नहीं। घूमना फिरना तो हो, चलिए सबसे पहला चीज है। जितना माल का ढुलाई होगा वो सब कहाँ से, वो तो सीधे सीधे आदमी पे, महंगाई लोगों पे ही उसको ट्रांसफर कर देंगे, और कर भी रहे हैं। दूसरा, इसके साथ और भी ये बात है कि अभी क्या ये हो गया अंतिम क्या, अंतिम बढ़त है क्या? नहीं ना। नहीं सर। ये अभी 10 रुपए के लगभग और बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। 8 10 रुपए जरूर बढ़ना चाहिए। हाँ, कारण है कि आज तो देखिए, इतिहास ये कहता है विक्रांत जी सर। कि मोदी जी जब आए तो कहते थे कि हमारी तो किस्मत अच्छी है कि पेट्रोल के आदि के दाम घट गए पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, क्योंकि हम तो 90% बाहर से लाते हैं। तो उस समय सच में वाकई घटा था। मनमोहन सिंह के समय वो करीब 130 40 तक चला गया था। 130 40 डॉलर प्रति बैरल, है ना। तब कीमतें जो थी वो 75 भी नहीं पार की थी दोनों का। और अब जो, जब मोदी जी ने कहा कि जब आए किस्मत उनकी अच्छी है, तेल वाल के दाम घट गए, और उस समय कितना बढ़ा बढ़ा, जब, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि तेल का दाम जब पूरे दुनिया में घट रहा था तो भारत में तेल डीजल के दाम बढ़ रहे थे मोदी जी के कारण। ये पहली पहली बात इसको समझना चाहिए। तो वो बढ़ कैसे रहा था? तो बढ़ के, तो उस समय जब बढ़ रहा था, तो इस समय जब खुद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ा हुआ है, तो इस समय कैसे नहीं बढ़ेगा, ये कल्पना से बाहर। सीधी सी बात है। अभी अगर घटाते तो मोदी जी का हम लोग चमत्कार देखते, है ना। क्योंकि जब वो चमत्कार पूरी दुनिया में हुआ तो यहाँ चमत्कार ये हुआ कि दाम बढ़ाए ना, बढ़ाते चले गए। और उसका दो तर्क दिया गया था विक्रांत। एक तर्क ये कि भाई सरकारी खजाने में टैक्स बहुत आता है, सेस बहुत आता है, इससे विकास के काम होते हैं, मान लेते हैं, यस चलिए, तो इसलिए पैसा वसूला गया लोगों से। और लोग कहते हैं कि करीब करीब 44 लाख करोड़ पहले ही वसूले, 44 lakhs करोड़। और इसके साथ क्या था कि दूसरा कारण वो लोग बताते थे कि मनमोहन सिंह सरकार के समय एक वाइल्ड बॉन्ड जारी किया गया। तो वाइल्ड बॉन्ड का पैसा देना था,
तो कहाँ से जुटाया जाए भाई, तो इसी से जुटाया जाए। लेकिन वो जो था वो पूरा का पूरा 3.25 लाख करोड़ का था। हाँ बॉन्ड बढ़े 44 लाख करोड़, हाँ। आप समझो। और वो भी सरकार ने इसको देना, शायद मैं पुष्ट नहीं कह सकता, 21 के बाद शुरू किया। हाँ तो और इंटरेस्ट वगैरह सब होगा, देना वाना सब ठीक है, वो ठीक है। लेकिन ये जो पैसा पहले ही वसूला गया था, तो इसमें कौन सा आश्चर्य है भाई? आश्चर्य सिर्फ एक चीज का है, ये मैं आपको बताऊं कि आज जब 2.5 से 3.25 रुपया बढ़ा है, उस दिन जो है तेल की कीमत गिरी है। 99 पर आई। हाँ 99 पर दुनिया में आई है, और हमारे यहाँ 100 पार करके, तो 99-100 का चक्कर है ये। हाँ। हमारे यहाँ सब जगह अब क्लियर हो गया, अब कहीं नहीं बचा, 100 से ऊपर तो सब जगह चला गया, कहीं 113 भी है। तो ये पेट्रोल का, तो कहने का मतलब ये है कि शतक मार दिया गया है, जब दुनिया जो है 90s में आया, 99 पे है। तो ये आश्चर्य है। और दूसरा आश्चर्य है जो बड़ा आश्चर्य है, और वो एक आलोचना की बहुत बड़ी बात, आपके चैनल ने, हमने आपके चैनल से, हम तो उन लोगों में से जो कहते थे कि भाई दाम बढ़ाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। हम बोलते थे, लोगों को लगता होगा कि बहुत सारे राष्ट्रीय चैनलों पे भी मैंने कहा, तो बोला कि ये ऐसा आदमी जो है वो कहता है बढ़ाना पड़ेगा। हम बोले बढ़ना चाहिए, हमने ये बोला, हमने बढ़ना चाहिए। जब 90% माल आप बाहर से लाते हो, तो सीधी सी बात है कि आप धन्ना सेठ तो भारत है नहीं कि पैसा जुटा के कहीं से ले आएगा। मुफ्त में यहाँ तेल बह रहा है, यहाँ तो पानी भी अब मुफ्त नहीं बहता है, तो तेल तो बह ही नहीं रहा है, तो लाओगे कहाँ से? और ऐसा धन्ना सेठ हो नहीं ना, आपके कोई टेक्नोलॉजी ऐसा बेचने वाला है, कोई ऐसा कोई चीजें नहीं है जिससे आप जो है डॉलर कमा सको, तो कहाँ से दोगे? तो बढ़ाना ही पड़ेगा, बढ़ाना ही पड़ेगा। और वैसे भी कि जब दुनिया में घटा, तब तो हमारे यहाँ 44 लाख करोड़ तक का बढ़ा, तो अभी कैसे नहीं बढ़ेगा? तो ये आश्चर्य इसमें एक्चुअली क्या है कि जो हम बोलते बोलते इधर उधर चले गए जी, ये 3 महीना तक रोक के कौन से शास्त्र से रखा गया? हाँ ये राजनीति शास्त्र से रखा गया या अर्थशास्त्र से रखा गया? कोई भी कह देगा हाँ भाई चुनाव था और चुनाव के चलते इतना बड़ा गड़बड़ झाला किया, है ना? ये आप 3 महीना में धीरे धीरे लोगों से असूल कर लेते तो भी लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता। अब तो घटने का टाइम आ रहा है, और हमारे यहाँ बढ़ने का टाइम शुरू हुआ है। कई जगह जो देशों ने बढ़ाया, उन्होंने कुछ कुछ घटाया भी, बगल में पाकिस्तान नेपाल तक छोटा ही छोटा घटा है, और उनके यहाँ दाम भी बहुत है। जैसे पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है, 400 है, लेकिन कुछ तो घटा के एक मतलब एक सिंबॉलिक काम कर रहे हैं। दरअसल अगर सही में कहा जाए तो जो आप कहते हैं महंगाई डायन, एक अमेरिका नाम का डायन है, और वो डायन सबसे ज्यादा किसी को काट रहा है, किसी को दबा रहा है, किसी को बर्बाद करने में तुला है। उस देश का नाम भारत है। मैं ये क्यों कहता हूं? इसलिए नहीं कह रहा हूं कि देखिए अमेरिका की ताकत तो अपरंपार है भाई, इसमें तो कहीं से दो राय नहीं। बहुत तरह की उनकी ताकत है। इतना दूर आने के बाद हमको आज डेटा पे भी बात करेंगे अगले सवाल में जी, कि लेकिन अमेरिका से हम ये थोड़ी कह रहे कि हम दुश्मनी मोल ले, लेकिन जो कारण है बढ़ाने का, उसका मुख्य कारण जो मुझे समझ में अभी आ रहा है जी, और उसके भी 2 कारण है, एक कारण नहीं है, 2 कारण। अमेरिका ने जब रूस के तेल पर सैंक्शन लगाया और खास तौर से भारत को प्रताड़ित किया कि भाई
वो तो सब युद्ध में गोला बारूद में पैसा लगा देता है, आप तेल जो लाते हो उससे। आप युद्ध को बढ़ा रहे हो तो सैंक्शन होगा, आपको नहीं लेने देंगे। तो हम लोगों ने उस समय नवंबर दिसंबर था या क्या, उसमें हमने तेल लेना वहां से बंद कर दिया, और बंद नहीं किया, आधा कर दिया। तो ये दबाव था। और उधर पहले देखिए कि वो जो व्यापार सौदा है, समझौता, ट्रेड डील जिसको हम कहते हैं, वो 18-0 पहले चल रहा था है। और ऐसा भी नहीं है कि बिना हम अमेरिका से ट्रेड डील किए बगैर, इतनी ताकत हम में है ही नहीं कि हम जी लेंगे, जीने नहीं देगा वो, ये बात सच है। तो मोटी बात इसमें ये है कि जो ये पहला कारण था, पहला कारण यही है कि अमेरिका अपना तेल बेचना चाहता है। और अपना तेल जब बेचना चाहता है तो उसके अपने तेल में वो वेनेजुएला का भी तेल शामिल हो गया। और क्या पता, हमें तो कभी कभी लगता है कि आगे के दिनों में, आने वाले दिनों में आपको खाड़ी का तेल भी एक अमेरिकी वर्चस्व का तेल रहे। तो वो अपना तेल के मालिकाओं में आप जो है, आपके ऊपर दबाव डाल रहा है, भारी दबाव डाल रहा है। और भारत के ऊपर अगर दबाव होगा तो किस चीज का दबाव? एक ही दबाव होगा ना कि भैया उनका आप तेल लो, दूसरे का तेल मत लो। अब तो दूसरे, जो अमेरिका का तेल या वेनेजुएला का तेल अभी के हिसाब से जो आएगा, वो आएगा, वो दिल्ली के एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में थोड़ी जाना है। ये तो आना है, दूसरे छोर से आना है। बिल्कुल, दूसरे छोर से आना है। तो आने में भी समय ज्यादा, बहुत ज्यादा लगेगा, और पैसा भी ज्यादा लगेगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का, इंश्योरेंस का। और कुछ लोग तो कहते हैं कि वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति या कोई है भी कि नहीं, हो तो उसी का देश हो गया अमेरिका, उसका प्रधानमंत्री या कोई जो भी है राष्ट्रपति आने वाला है भारत में, इसकी खबर अमेरिका देता है। अमेरिका दे रहा है कि अगले हफ्ते वो आएंगे। माने यहाँ क्या आने आएंगे? यहाँ पूजा करने तो नहीं आ रहे। तो केदारनाथ भगवान, मतलब शंकर जी का दर्शन करने तो नहीं आ रहा है। उसको अमेरिका ने डंडा हाँक के कहा कि तू चल अब भारत, तेरे को ही यहाँ तेल भेजना है। और उसका मोटा तेल होता है। तो मोटा तेल का शायद भारत में कुछ क्षमता है उसको तोड़ मोड़ के रिफाइन करके बनाने का। तो आपको दूरी भी ज्यादा, समय भी ज्यादा, आप दूसरे से ले ना पाए, इसका तो चल ही रहा है पिछले 5-7 महीना से। और आपकी ताकत भी नहीं कि एकदम से अमेरिका को हम छोड़ दें। तो ये अब जो तेल का दाम बढ़ रहा है, मुझे लगता है ये इसकी तैयारी है। और सुने भी है कि वेनेजुएला अब नंबर 2 या नंबर 3 पे आ गया तेल में, हमारे यहाँ आयात। तो ये उसकी भरपाई आगे आने वाले और जो उसके जो पट खुलेंगे उसकी, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से दूसरा कारण जो बढ़ने का दाम है और बढ़ेगा, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया विक्रांत, की उसका मुख्य कारण ये है कि जो सरकार का जो राजस्व है, सिर्फ कोई भी सरकार का, राज्य भी और केंद्र भी, उसका बहुत बड़ा स्रोत तेल और शराब है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर आपका खजाना में पैसा लाना है टैक्स वैक्स का, और आपका जो है औद्योगिक प्रगति एकदम ठंडा पड़ रहा है, आपके यहाँ विदेशी पैसा आ नहीं रहा है, जो लगा हुआ था वो लेके भाग भी रहा है सब, तो आप पैसा कहाँ से जुटाओगे कहाँ से? कंपनियों ने कमाया जरूर, उसके पास कैश सिचुएशन भी है, और साथ ही साथ ये भी होता है कि उसने सरकार को डिविडेंड दिया, उसके पैसा सरकार को भी मिला ना, कंपनियों ने खाली थोड़ी ना रखा है। अब आप सरकार को जब आप ये कहते हैं कि साहब वो पैसा लेके आपने क्या, सरकार के पास अपने तर्क हैं, लेकिन इस सिचुएशन में जब अभी भी मोटा मुनाफा कमाया, अभी आपने देखा इंडियन ऑयल का रिजल्ट आया है, उसके अलावा बाकी तेल कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, मोटा मुनाफा कमाया। मेरा ये मानना है कि इस क्वार्टर तक, जून तक शायद
कंपनियों को अगर ये घाटा वो सभी लेती तो कोई ऐसी आफत नहीं आ रही थी, कोई वो उनका मुनाफा खराब नहीं हो रहा था, कोई उनका कैश सिचुएशन खराब नहीं हो रहा था। लेकिन वो भी कोई सरकार ये समझती है कि अभी नहीं करेंगे तो फिर बाद में करना पड़ेगा, और लिहाजा वो किसी भी किस्म से कंपनियों को अभी उस पर दबाव नहीं डालना चाहते। वो चाहते हैं कि इसमें सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं सभी इसको शेयर करें और एक तरह से उसको एडजस्ट करें। तो उस एडजस्ट करने में देखिए, या आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो 2 महीने बाद आएगा, जुलाई में आ जाएगा, जुलाई में पता चला आपको कि 25 रुपए की बढ़ोतरी होगी, वो होनी है। आप उसको रोक नहीं सकते। देखिए, अभी इस समय क्या करना चाहिए था, एक काम सरकार को करना चाहिए था, ये बीच में इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा सा आपके ब्रीफ और विषय से भटक के। अभी तत्काल जो कंपनियां यहां से पेट्रोलियम रिफाइन करके बाहर एक्सपोर्ट कर रही हैं, उसको इनको तुरंत बैन करना चाहिए कि आप अभी किसी भी प्रकार से एक्सपोर्ट नहीं। ये काम सरकार को करना चाहिए। बीच में इन्होंने प्लान किया भी था, ऑरल इंस्ट्रक्शन भी दिए थे कंपनियों को, और कंपनियों ने थोड़े टाइम के स्लो डाउन किया था। ये बात मैं बता रहा हूं आपको मार्च की। लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने अभी उसको खुली छूट दी हुई है, और ये भी आज मैं आपके शो पे बोल के जा रहा हूं, कहीं अभी से थोड़े दिन बाद ये नौबत ना आ जाए कि उनको एक्सपोर्ट पे बैन करना पड़े, और सारा माल जो बाहर वो भेज रहे हैं उसको इसी जगह पे यही कंज्यूम करना पड़ेगा, यही उसको मार्केट में देना पड़ेगा। अभी जो एक और विषय बता देता हूं, अभी जो आपने सुना कि साहब हाहाकार मच रहा है, इतनी कमी नहीं हुई अभी पेट्रोल की इस देश में। हाहाकार इसलिए मच रहा है कि पेट्रोल के मालिकों को पता है, पेट्रोल पंप के मालिकों को, कि साहब ये 3 दिन में पेट्रोल पंप बढ़ने वाला है, तो जो पेट्रोल हमने सस्ता लाया है हम उसको महंगे पे बेचेंगे। ये मुनाफाखोरी है, ये जमाखोरी है। अभी आप देखिएगा तो 51 लाख का हमारा जो बैरल है वो 49 लाख पे बैरल पे है, राइट। तो ये इतनी 2 लाख की आपूर्ति इतनी घटिया आपूर्ति नहीं है जिसमें कि इतनी ज्यादा मारामारी हो और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पे लाइनें लग जाए, ऐसा नहीं है। एलपीजी का जो संकट था, एलपीजी का संकट बाद में आपको पता चला कि वो मुनाफाखोरी थी, वो जमाखोरी थी, वो उसमें वो पैनिक बुकिंग थी। आपको पता चला कि नहीं चला? हम तब से कह रहे थे कि बॉस अभी तो जो हॉर्मुज से चला है वो अभी आ ही रहा है रास्ते में, वो तब तक तो ब्लॉक भी नहीं हुआ था। तो जब सोर्स से दिक्कत नहीं हुई है तो यहाँ पे एंड रिजल्ट पे कैसे दिक्कत होगी? तो ये बात बिचौलिए की है। बिचौलिए से मेरा मतलब दलाल नहीं, बिचौलिए से मेरा मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, इंटरमीडिएरी जिसको बोलते हैं, वो सब है। तो ये देखना लॉ एंड ऑर्डर का काम है, ये देखना सरकार का काम है। अगर कंपनियां मान लीजिए कह रही है कि साहब हमारे पास एक प्रेस रिलीज आया, इंडियन ऑयल कहता है कि साहब हमारे पास कोई कमी नहीं है, कंपनियां ऐसे सरेआम झूठ नहीं बोल सकती, उनके बस का नहीं है। मैं कंपनियां ऐसे ऑपरेट करती हैं, उसमें बहुत चेक्स एंड बैलेंसेज हैं। तो जब आप ये नहीं देख पा रहे हैं, जब राज्य सरकार नहीं देख रही है कि साहब पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल स्टेशन पे आप 3 टैंक पेट्रोल दबा के रखिएगा और वहां जनता जो है ड्राई पेट्रोल पंप पे रात में मच्छरदानी लगा के सोएगी, तो ये कौन सी दुनिया और कौन सा देश हम लोग बनाने जा रहे हैं? सो मैं ये कह रहा हूं, अब आता हूं आपकी वापस बात पे, कंपनियों के मुनाफाखोरी से अभी इनको करना ये चाहिए था कि थोड़ा सा और एडजस्ट होने देते, फिर उसके बाद जनता जनार्दन पे उसका भार डाल सकते थे। बार बार ये कहना कि साहब हमें 1000 करोड़ का डेली नुकसान हो रहा है, 1000 करोड़ का डेली नुकसान हो रहा है, तो जब 1000 करोड़ का डेली नुकसान हो रहा है तो 19,000 करोड़ का प्रॉफिट किससे हो गया है? वो जो 40 लाख करोड़ 45 लाख करोड़ जो बोलते हैं उसको भूल जाइए, उसको भूल जाइए। वो बात करके कोई फायदा नहीं है। अभी देखिए कि यहां से स्थितियां कैसे बदलेंगी, यहां से स्थितियां कैसे और बदतर होंगी, उस पे सरकार को फोकस करने की जरूरत है। जैसे हमें अंदाजा नहीं मिला कि क्या ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी, हमने फोर्स ही नहीं किया, हमारे पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है, हमारे पास कोई असेसमेंट नहीं है। क्या ऐसा है? क्या अगर ऐसा है तो ज्यादा चिंता की बात है। उससे महंगा और सस्ता वो सेकेंडरी है। अभी विक्रांत जी, अभी आपको जब करने मरने की स्थिति है उसमें आप महंगा सस्ता नहीं देखते हैं, उसमें आप देखते हैं कि साहब ऐसा है कि आपको प्यास लगी है तो पानी चाहे 10 रुपए का मिले 50 रुपए का, तो प्यास बुझाने के लिए विक्रांत को 2 बोतल पानी चाहिए। बेशक वो 200-300 रुपए में आए, तो अभी हमारे पास जो स्थिति है वो प्यासे की स्थिति है। अभी सस्ता महंगा की बात नहीं है, अभी तो अवेलेबल ही नहीं है। पैसा तो चलिए मान लीजिए आप फिस्कल प्रेशर ले लेंगे,
सब्सिडी दे दीजिएगा। आपने कहा कि साहब चलिए हम 1.5 लाख करोड़ कहीं से लाके उसके बाद एक उसको एलोकेट करते हैं और उसको एक सडन पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो चलिए मैनेज कर लेंगे। आगे 2-3 साल बाद देखेंगे कि साहब ये 4.3 हमारा जो फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, 1 साल के लिए 1.5 साल के लिए देखा जाएगा, अभी तो जान बचेगी। तो फिलहाल जान बचाने की चिंता है, फिलहाल रिवाइवल सर्वाइवल की चिंता है, फिलहाल सस्टेन करने की चिंता है। वो करने के लिए इनको इमीडिएटली अगर ये बैन लगा दें एक्सपोर्ट पे, तो इससे बहुत बड़ी राहत हिंदुस्तानी बाजार में मिलेगी, जनता को भी राहत मिलेगी, मारामारी नहीं होगी, पेट्रोल की दिक्कत नहीं होगी, और साथ ही साथ पेट्रोल के प्राइस पे इनको एक तरह से कहें तो कैप लगा के रखना बड़ा आसान होगा। अर्थशास्त्र में और किसी देश की अर्थव्यवस्था में विक्रांत एक ना जैसे लाल लाल निशान समझिए लगा है, तो हम कोई ऐसे लाल निशान की स्थिति में नहीं थे। हम लोग एक अच्छे ग्रोथ रेट में पिछले कई साल से चल रहे हैं। लेकिन यह है कि अगर कोई अच्छा काम हुआ होता, अच्छा काम से मेरा मतलब हुआ कुछ बेसिक रिफॉर्म्स हुए होते, एफडीआई आया हुआ होता, तो उस सूरत में हमारा ग्रोथ रेट और बेहतर होता। पहले के जैसा ही आप चल रहे हैं। एक बात सुनिए, इस बार जहां आप और हम बैठे हैं अभी 44-45 डिग्री टेम्परेचर पे दिल्ली में, इस साल मानसून की हालत बहुत खराब रहने वाली है, ऐसा प्रेडिक्शन है आईएमडी का। ये 12 साल के बाद, मतलब इस सरकार के रिजीम में ये पहला मौका है जब मानसून इतना खराब होगा। इससे पहले ये सरकार इस मामले में लकी रही, इसने कभी मानसून खराब नहीं देखा। मानसून इस देश का मानसून इस देश का वित्त मंत्री है, ये प्रणब मुखर्जी कहा करते थे, आई एम नॉट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, मानसून इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। तो आपका जो ग्रोथ रेट रहा है बेहतर, उसमें से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का बड़ा योगदान रहा, और मानसून 12 साल से बिल्कुल बढ़िया रहा है। एक साल थोड़ा बहुत गड़बड़ था, मैं साल का नाम मैं साल भूल रहा हूं, विक्रांत अगर बताता तो अच्छा होता। एक साल थोड़ा सा गड़बड़ा, पर बाकी 11 साल एक नंबर मानसून रहा, और मतलब जरूरत से ज्यादा बढ़िया अच्छी सेहतमंद बारिश हुई है। अभी सब कुछ चल रहा है, क्या मतलब है सब कुछ चल रहा है? मतलब ये होता है कि बॉस आप एक काम चला रहे हैं, एक लेवल पे अगर काम चल रहा है जहां पे आप आगे भी नहीं जा रहे हैं, पीछे भी नहीं जा रहे हैं, तो इस तरह का ग्रोथ हासिल करके आप क्या करिएगा? जहां पे नई नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं, इनकम तेजी से बढ़ नहीं रहा है, अब नई कंपनियां इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, ना डोमेस्टिक कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं, एक्सपेंशन कर नहीं रही हैं, बाहर से कंपनियां आ नहीं रही हैं, लार्ज स्केल पे इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। तो एक हम ये कह रहे, हमने जब आपसे कहा कि 15 फरवरी से पहले हम ठीक ठाक चल रहे थे, मतलब ऐसा कोई स्ट्रेस सिग्नल नहीं था, ऐसा कोई डिस्ट्रेस नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई आसमान पे भी आप चढ़े हुए थे। हाँ, हमारा काम चल रहा था, हम कोई इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में नहीं थे, कोई यहाँ भूखों नहीं मर रहा था। लेकिन जब आप हाई ग्रोथ इकोनॉमी बनते हैं, तो उसमें आपको हर एक वर्ग जो समाज का है उसको आपको उसके लिए जगह बनानी पड़ती है। आप लॉपसाइडेड, जैसे यहाँ 5% आदमी पैसा बना रहा है और 95% आदमी पैसा नहीं बना रहा है, तो ऐसी इकोनॉमी को आप कोई बहुत बैलेंस्ड इकोनॉमी नहीं कर सकते हैं। हम डिस्ट्रेस में नहीं थे, लेकिन हम एक ऑल राउंड डेवलपमेंट जो इकोनॉमी में होता है, जो कि सबके लिए बेनिफिट करेगा, उस हालत में नहीं थे। बावजूद इसके अब हम जहां पहुंचेंगे वहां उससे ज्यादा खराब स्थिति होगी, और जो ज्यादा डिस्ट्रेस में, जो ज्यादा गरीब है वो ज्यादा डिस्ट्रेस में होगा, जिसके पास बेहतर पैसे हैं वो कम डिस्ट्रेस में होगा। बड़े लोगों का नाम लिया विक्रांत, मैंने नीलकंठ मिश्रा और मेहरोत्रा साहब का नाम लिया, प्रणब सेन का नाम लिया, सुरजीत भल्ला का नाम लिया, अरविंद सुब्रमण्यम का नाम लिया। भल्ला साहब को 6 महीना पहले सब कुछ ठीक लग रहा था इस देश में, सब हरा था 6 महीने पहले उनके। हाँ, मैंने उनसे पूछा कि 6 महीने में आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? 6 महीने में इकोनॉमी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है विक्रांत, जिससे कि लगे कि 6 महीने में हालत खराब हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे 6 महीना पहले था वैसे ही अब है। आपके पास मतलब केवल लड़ाई के अलावा और आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन खैर ठीक है, भल्ला साहब हैं, आप लोग जानते हैं उनका लीनिंग क्या है वगैरह वगैरह, हम लोग पहले से उनको जानते हैं। तो अभी देखिए, सबसे पहले तो जिस क्वार्टर में हम लोग बैठे हैं, इस क्वार्टर में मैं शुरू करूंगा महंगाई से। महंगाई अप्रैल में थोड़ी सी बढ़ी है, खुदरा महंगाई, वो अभी डबल होके अभी आप जून में देखिएगा जो मई का आंकड़ा होगा वो डबल हो जाएगा। और जो थोक महंगाई आप देख रहे हैं
वो भी कम से कम 50-60% जंप उसमें आना चाहिए, ओह, जो कि अलार्मिंग होगा। हाँ, जो अभी 8.3% पे है, हाँ, जो इसके पिछले महीने में 3.8 था। 3.8 था। हाँ 3.8 था, अब वो हाँ, 8.3 हो गया है, हम्म, लगभग डबल है। हाँ, तो वो एक तो वो है महंगाई है, और उसके बाद देखिए क्या है कि कंपनियों ने एक्सपेंशन बंद कर दिया है, कंपनियों कैपेसिटी पे नहीं काम कर रही है, जहां पे 50% कैपेसिटी पे काम कर रही है। मजदूरों को उन्होंने बोल दिया है कि आप साहब काम नहीं करेंगे। इंडस्ट्रियल बेल्ट जैसे तिरुपुर है, जैसे मोरबी है, जैसे सूरत है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स, खासकर जो एमएससी में एक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उन्होंने अपना प्रोडक्शन डाउन कर दिया है, प्रोडक्शन स्लो कर दिया है या प्रोडक्शन बंद कर दिया है। हाँ, इसका फर्क ये पड़ेगा कि मजदूरों को, पुराने मजदूर जो हैं वो नौकरी से निकाले जाएंगे, नए लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, एक्सपेंशन नहीं होगा, और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट आप देखिएगा तो देश के ग्रोथ रेट पे पड़ेगा। मैं पहले क्वार्टर की बात कर रहा हूं, अगर पहले क्वार्टर में 50 से 60 पैसा भी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे चला गया तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। ये चलिए मैं जून तक की बात कर रहा हूं। अभी अगर युद्ध खत्म हुआ तो और तो अगर ये महीना भर चले, देखिए मई तो चला गया, हाँ, अब जून बाकी है, वो भी चला गया समझिए। तो अगर ये लंबा चलेगा, महीना दिन बाद खत्म होगा, तो भी अल्टीमेटली पटरी पे आने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था को भी कम से कम 4-5 महीने का वक्त चाहिए, 120 दिन तो चाहिए ही चाहिए। तो उस सूरत में हम ये मान के चल रहे हैं कि ये तो खराब हुआ, और इसी के बराबर का अगला क्वार्टर भी खराब होगा, जो जुलाई से सितंबर का होगा, या तो इसी के बराबर का खराब होगा और इससे कहीं ज्यादा खराब होगा। इससे बेहतर अगला क्वार्टर नहीं कर पाएगा। जब हमको बेहतर करना होगा तो फिर देखेंगे हम लोग अक्टूबर से दिसंबर में, बेहतर कर पाए तो कर पाएंगे। अभी जहां बैठे हैं हम लोग, आप देखिए, हमारे और आपके देखने की अपनी सीमा है। हमारा चश्मा बिल्कुल, इस पावर बिल्कुल। पे ही काम करता है। अब जिनके पास इंटेलिजेंस है, जिनके पास अलग इनपुट्स हैं, तो वो अलग देखते होंगे, पर हमारा चश्मा इसी पावर का है। हम इससे ज्यादा हमें दिखाई दे नहीं रहा जो लैंडस्केप यहाँ से है। उस सूरत में आप समझिए कि ये 2 क्वार्टर, ये आखिरी लाइन बोल के मैं कंक्लूड करूंगा, आपके पास समय नहीं है, तो ये 2 क्वार्टर घुसा अंदर चला जाएगा। अंदर चला जाएगा मतलब नीचे गया। अगर ये 2 क्वार्टर चले गए तो आप समझिए, कम से कम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े जिन लोगों के नाम लिए उनका एस्टिमेट है कि हमारा जीडीपी 1 से 1.5% कम होगा। और 1 से 1.5% जब कम होगा तो कितनी कंपनियां बंद होंगी, कितने लोग नौकरी से निकाले जाएंगे, कितना सामान महंगा होगा, ये सब पे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बेरोजगारी कितनी बढ़ेगी,